फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। त्रिहम प्रतियोगिता संस्थान की तरफ से खंड शिक्षा अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं उनका डेली वीडियोस आज से लॉन्च होना शुरू हो चुका है। उसी क्रम में भूगोल का एक टॉपिक लेके आए हम लोग, वन्य जीव अभ्यारण्य का। और अब ये जो टॉपिक्स पढ़ेंगे 10 मिनट 15 मिनट के वीडियोस में पढ़ेंगे, जो छोटे वीडियो रहेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे, जिससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको कम से कम 2 या 3 प्रश्न परीक्षा में अवश्य देखने को मिलेंगे। और ये उन टॉपिक से ही लिए गए जो इम्पोर्टेंट है। अगर बात करें हम लोग अपने संस्थान की, तो ये हम लोगों के टेलीग्राम ग्रुप जो चलता है त्रिहम प्रतियोगिता संस्थान का, उसमें हम लोग डेली क्विज़ेस कराते हैं सुबह 10 बजे, दोपहर 1 बजे, 5 बजे, 9:30 बजे। और प्रत्येक रविवार हर विषय का स्पीड टेस्ट रहता है। इसमें ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस नंबर पर टेलीग्राम कर सकते हैं 9598893358 पर टेलीग्राम कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग बहुत ही उत्कृष्ट प्रश्नों की श्रृंखला लेके आते हैं और लगभग प्रत्येक दिन का अगर देखा जाए तो 200 क्वेश्चन प्रयास रहता है हम लोगों का प्रोवाइड कराने का। तो चलिए खैर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो भारत का वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो उससे पहले हम लोग ये जान लें आगे पढ़ने से पहले कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य और जैव मंडल। राष्ट्रीय पार्क क्या होते हैं? जो जीवों के प्राकृतिक आवास को, जो जीवों का उनका प्राकृतिक आवास होता है, उसको संरक्षित करता है और इस पर पूरी तरीके से सरकारी नियंत्रण रहता है। ठीक है, यानी कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग रहती है। पर्यटन की अनुमति यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, उसी तरह अगर हम अभ्यारण्य की बात करें तो ये क्षेत्रीय प्राकृतिक इकाई में क्या होता है, किसी विशेष वन्य जीव प्राणी का अध्ययन रहता है। यहाँ पे देखिए प्राकृतिक जीवों का पूरा प्राकृतिक आवास होता है, जबकि यहाँ किसी भी विशेष प्राणी का वन्य प्राणी का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर सरकारी नियंत्रण था और यहाँ पर क्या है, निजी कार्य की अनुमति मिल जाती है। पर्यटन की अनुमति यहाँ पर भी मिल जाती है। इन सबसे इतर अगर हम लोग बात करें तो जैव मंडल होता है। जैव मंडल में क्या होता है कि पूरी एक पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया जाता है। यहाँ पे आपने देखा कि प्राकृतिक आवास का किया गया, यहाँ जीव का किया गया, और जैव मंडल में पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण किया गया। इस पर सरकारी नियंत्रण रहता है। ठीक है, लेकिन जो बाह्य क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ा सा निजी कार्य की अनुमति मिल जाती है। पर्यटन यहाँ पर निषेध रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग विश्व विरासत स्थल की। तो विश्व विरासत स्थल की जो पहल है वो किसके द्वारा करी गई है? यूनेस्को के द्वारा करी गई है। और अंतर्राष्ट्रीय संधि जो 1972 में हुई थी वहाँ से ये लागू होता है। 3 श्रेणियाँ यहाँ पर रखी जाती हैं। 3 श्रेणियाँ रखी जाती हैं, जिसमें प्राकृतिक विरासत स्थल आ जाता है, सांस्कृतिक विरासत स्थल आ जाता है और मिश्रित विरासत स्थल आ जाता है। मिश्रित विरासत स्थल में क्या होता है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों ही स्थल जो है वो लिए जाते हैं। भारत को विश्व विरासत सूची में जो स्थान मिला है वो 14 नवंबर 1977 को प्राप्त हुआ है। ठीक, अगर कुल संख्या की बात करें तो कुल 7 स्थान ऐसे हैं जो भारत के प्राकृतिक विरासत स्थल हैं। इनके बारे में हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से स्थान है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ पे स्थित है? असम में है। और नागांव तथा गोलाघाट जिलों की जो मिकिर पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पहाड़ियाँ? मिकिर पहाड़ियाँ हैं, उनकी तलहटी में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट के साथ ये विस्तृत है। तो ये स्थान भी काफ़ी पूछा जाता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए ये फेमस है। ठीक है, और दिसंबर 1985 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता मिली थी। कब मिली थी? दिसंबर 1985 में। ठीक, उसके बाद हमारा आ जाता है मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। उसके बाद आ जाता है ये कहाँ स्थित है? ये असम में है। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व भी यहाँ पर सारे हैं, यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य ये इन सब के लिए प्रसिद्ध है। और जैव विविधता के लिए इस तरीके से मोटा मोटा देखा जाए तो ये प्रसिद्ध हो चुका है। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान के भरतपुर ज़िले में मिलान करने में ये बहुत आता है। 1982 में जो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य है उसको नेशनल पार्क घोषित किया गया था और उसी का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? केवलादेव घना नेशनल पार्क कर दिया गया था। उसका नाम क्या कर दिया गया था? केवलादेव घना नेशनल पार्क कर दिया था। यहाँ पर 364 पक्षियों की प्रजाति है और जो काला हिरन है वो भी इस स्थान पर पाया जाता है। पश्चिमी घाट की बात करें जो चौथा स्थान है, तो हिमालय से भी प्राचीन ये घाट है और 1600 किलोमीटर लगभग लंबा है। अगर इसकी स्थिति की आप बात करते हैं तो ये देखिए, अगर भारत की स्थिति देखें तो गुजरात से होकर ये महाराष्ट्र और कर्नाटक से कन्याकुमारी तक, यानी कि जो भारत का ये वाला हिस्सा है इस तरीके से।
है ना। तो यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक का हिस्सा कवर करता है जो पश्चिमी घाट कहलाता है हमारा। इस तरीके से होता है, ये पूर्वी घाट के पीछे पतला होता है और पूर्वी घाट से ये मिलता है जाके कहाँ पे, नीलगिरी पहाड़ियों पर। ठीक है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, कन्याकुमारी, केरल तक ये विस्तृत है। 2012 में इसको मान्यता मिली थी। ठीक है, पांचवा अगर हम लोग देख लेते हैं तो सुंदरवन नेशनल पार्क है जो रॉयल बंगाल टाइगर का निवास स्थल है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। 1987 में इसको मान्यता मिली थी। और विश्व का ये सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है। ठीक है, मैंग्रोव क्या होता है, हर तरह की परिस्थिति में उग सकने वाले और रह सकने वाले जो पौधे होते हैं वो जहाँ उगते हैं वो मैंग्रोव पौधे कहलाते हैं। छठे नंबर पे स्थान है नंदा देवी तथा फूलों की घाटी का, उत्तराखंड में स्थित है। नेशनल पार्क जो नंदा देवी वाला है उत्तराखंड के नंदा देवी पर्वत पर है। और ऋषि गंगा, ठीक है, जो धौली गंगा की सहायक नदी है उसके जल ग्रहण क्षेत्र में आता है। इसी में ही जोशीमठ एक एरिया है जहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा के संगम पर ये बनता है जोशीमठ। वहाँ पर फूलों की घाटी है जो जिसको नंदा देवी के साथ ही मान्यता मिली थी। राइट, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगर बात करें, एक सेकेंड, हाँ, अगर बात करते हैं हम लोग सातवें की तो अल्पाइन, आज हाँ अभी ये इसी की बात कर लेते हैं। ये तो अल्पाइन के कारण विश्व प्रसिद्ध था। 1988 में इसको मान्यता मिली हुई थी। अल्पाइन क्या होता है, अल्पाइन एक चारागाह होते हैं, घासों के मैदान होते हैं जो उत्तराखंड में काफ़ी फेमस है, तो उसी कारण ये विश्व प्रसिद्ध है। 1988 में इसको मान्यता मिली है। और यहाँ पे कुछ लुप्त प्राय जीव पाए जाते हैं जैसे एशियाटिक जो ब्लैक लेपर्ड है, ब्राउन बियर है, ब्लू शिप है, तो ये सारे जानवर सब यहाँ पर पाए जाते हैं। जो सातवां और अंतिम है हम लोगों का, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है, वो हिमालय के हिमाचल के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है और 2014 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है, अब एक हमारी स्कीम चलती है अर्बन फॉरेस्ट गार्डन स्कीम। ये विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून 2015 को होता है उस दिन से ये प्रारंभ करी गई थी। अर्बन फॉरेस्ट गार्डन स्कीम कब चालू करी गई, 5 जून से चालू करी गई और 2015 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। पुणे के जो वारजे हिल्स है, पुणे का जो वारजे हिल्स है उसमें 6 जून से इसको मतलब क्रियान्वयन हुआ। और राज्य मंत्री उस समय कौन थे, प्रकाश जावड़ेकर थे, उनके द्वारा ये किया गया था। इसमें जो प्रमुख कार्यक्रम रखे गए थे, महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा वेलकम द गर्ल चाइल्ड, ये एक प्रमुख कार्यक्रम था, वेलकम द गर्ल चाइल्ड, यानी कि बालिका का अगर जन्म होता है तो परिवार को आम, कटहल, जामुन, है ना, और सागौन, इनके 10 पौधे उसके जन्म पर परिवार को दिए जाएंगे। और वृक्षारोपण के 5 वर्ष बाद उसको आर्थिक सहायता भी मिलेगी, बच्चे को भी आर्थिक सहायता मिलेगी। किस पर्पज़ से, शिक्षा के लिए। ठीक है, तो ये एक परियोजना थी। हाथी परियोजना के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो झारखंड के सिंहभूमि ज़िले से, है ना, झारखंड के सिंहभूमि ज़िले से 7 दिसंबर 1992 को ये प्रारंभ करी गई थी। और 31 अक्टूबर 2010 को हाथी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2010 को हाथी को क्या घोषित किया गया, राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया। और जो जागरूकता अभियान है ना, वहीं से ये जागरूकता अभियान चालू किया गया, हाथी मेरे साथी, ये जागरूकता अभियान चालू किया गया। अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की। तो कुल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या इस समय 18 है। ठीक है, और विश्व नेटवर्क साइट पे यानी यूनेस्को वाली साइट द्वारा जो प्रिजर्व किए गए हैं वहाँ पर संख्या 10 है। हमारे देश में 18 है, जो रिजर्व्ड हैं वो कितने हैं, 10 हैं। जो सबसे ज़्यादा नवीनतम रिजर्व किया गया है वो अगस्त मलाई है जो 2016 में तमिलनाडु में संरक्षित किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, समुद्री जीव को संरक्षित किया गया है। इसको समुद्री जीव को संरक्षित किया गया है। सबसे पहला अगर संरक्षण हम लोग देखें, है ना, तो वो नीलगिरी में है। कौन सा है, नीलगिरी में, सन 2000 में किया गया। नीलगिरी क्या है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु एरिया में फैली हुई पहाड़ियों का क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर संरक्षित जीव जो है वो नीलगिरी टहर है ना, कौन सा, नीलगिरी टहर और पूंछ वाले नीलगिरी टहर है जो एक पूंछ वाले शेर होते हैं, उन्हीं को यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग उत्तरतम जैवमंडल जो हमारा क्षेत्र है वो कौन सा है, कोल्ड डिज़र्ट। कोल्ड डिज़र्ट कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम लोग, हाँ अब ठीक है।
कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और दक्षिणतम जैवमंडल रिजर्व जो है वो हमारा कहाँ पड़ जाएगा? दक्षिणतम वाला पड़ जाएगा हमारा ग्रेट निकोबार में। 2013 में इसको बनाया गया था। सबसे बड़ा जैवमंडल हमारा कौन सा है? कच्छ गुजरात क्षेत्र में जो है, और सबसे छोटा मंडल डिब्रू सखावा में है, जो कहाँ पर है? असम में। ठीक है, तो ये 4 स्टैटिक पॉइंट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब कुछ यहाँ पर जैवमंडल दिए गए हैं, किस समय आरक्षित किए गए हैं और राज्य कौन सा, सुरक्षित जीव कौन सा है। यहाँ पर सिर्फ इम्पोर्टेंट लिया है हम लोगों ने। तो नीलगिरी जैवमंडल 2000 में हुआ था, और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक इन 3 राज्यों में फैला हुआ है। नीलगिरी टहर पूँछ वाले जो शेर हैं वहाँ पे प्रिजर्व किए गए हैं। सुंदरवन 2001 में पश्चिम बंगाल इसका स्थिति है। रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर यहाँ पे संरक्षित किए गए हैं। मन्नार की खाड़ी सन 2001 में। तमिलनाडु, यहाँ पे क्या संरक्षित किया गया है? समुद्री गाय को। ठीक है, नंदा देवी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो नंदा देवी सन 2004 में उत्तराखंड में, और यहाँ पे कई सारी वनस्पतियाँ और पूरा एक क्षेत्र ही संरक्षित है, तो किसी एक विशेष जीव की बात नहीं कर सकते, लगभग जो इसके एरिया में आते हैं सभी हो जाते हैं। नोक्रैक 2009 में मेघालय में स्थित है, और यहाँ पे लाल पांडा को प्रिजर्व किया गया है। पंचमढ़ी की बात अगर हम करें, मध्य प्रदेश में है 2009 में, और यहाँ जो संरक्षित जीव है वो कौन है? गिलहरी है। सिमलीपाल की बात करें तो ये उड़ीसा में है। सिमलीपाल कहाँ पर है? उड़ीसा में है, और 2009 में इसको मान्यता मिली हुई है। रॉयल बंगाल ऑफ टाइगर के लिए फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अचानक मार अमरकंटक 2012 में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों एरिया में ये आता है, और वन्य जीव और प्राणी पौधे ये सारे यहाँ पे संरक्षण में आते हैं। ग्रेट निकोबार को 2013 में संरक्षित किया गया है। अंडमान निकोबार में है। जलीय घड़ियाल जो है यहाँ के फेमस है, जिनको प्रिजर्व किया गया है। और अगस्त मलाई, ठीक है, 2016 में तमिलनाडु, केरल यहाँ पर भी स्थान आए थे जो इसके अंतर्गत आते हैं, और समुद्री जीवों को यहाँ पर संरक्षित किया गया। तो ये वो 10 प्रिजर्व क्षेत्र हैं जो यूनेस्को की साइट पर प्रिजर्व्ड है। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो वन्य जीव अभ्यारण्य से और राष्ट्रीय उद्यानों से इम्पोर्टेंट हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से आए हैं, और ये हमने यहाँ पर वही क्वेश्चन रखे हैं जो अब तक पेपर में पूछे गए हैं। इसका एक विस्तृत वीडियो भी है जो हम लोग अपनी क्लास में प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो आई होप परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप हम लोगों का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम हम लोगों को कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए 9598893358 में। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ फ्री में, नोट्स और क्विज़ेस, स्पीड पोस्ट, टेस्ट्स, सारी चीज़ें प्रोवाइड होगी। थैंक यू वेरी मच।